खबर अरवल से आ रही है, जहां सोन नदी में 3 बच्चे डूब गए। सोन नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां तीनों बच्चों के डूबने की वजह से जान चली गई। कई बच्चों को स्थानीय लोगों ने हालांकि बचाया भी। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इन तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अंधारी घाट का यह मामला, नहाने के दौरान हादसा जिसमें 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद तीसरे दिन एक बच्ची के शव को बरामद किया गया है, जबकि 2 बच्चियां अब भी लापता बताई जा रही हैं। एसडीआरएफ की मदद से लापता बच्ची की पहचान टंडसपुर निवासी मजिस्टर यादव की 8 साल की बेटी अनन्या कुमारी के तौर पर हुई है, जबकि इनकी दूसरी बेटी और चंदन यादव की बेटी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि डुमरिया घाट पर गंडक नदी पार करने के दौरान शुक्रवार की सुबह यह नाव हादसा हुआ था, जिसमें डूब रहे 6 लोगों में 3 को बचाया गया और 3 बच्चियां लापता हो गईं। डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एसडीआरएफ की तरफ से लापता बच्चियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गोपालगंज के गंडक नदी के डुमरिया घाट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद तीसरे दिन भी एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है और इस सर्च अभियान के दौरान आज एक बच्ची का शव गंडक नदी से मिला है, जिसकी पहचान मजिस्टर राय की पुत्री अनन्या कुमारी के रूप में की गई है, जबकि अनन्या की दूसरी बहन और चंदन राय की पुत्री अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में इस वक्त एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और लगातार गंडक नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से एसडीआरएफ की टीम लापता हुई तीनों बच्चियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है और इस अभियान के दौरान तीसरे दिन अनन्या कुमारी नाम की जो बच्ची है उसका डेड बॉडी इस नदी से बरामद किया जा चुका है और इस वक्त एसडीआरएफ की टीम लगातार इस गंडक नदी में लापता हुई बच्चियों की तलाश में जुटी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे हादसा हो गया? एक बार अचानक बारिश आया, नाव पलट गया। हम लोग तो यहाँ से 3 किलोमीटर घर दूर है, पैसे पता लगा तो हम लोग आए तो देखे। अभी भी 2 बच्चियां लापता हैं जी। क्या नाव पुरानी थी? नाव पुरानी नहीं था, छोटा नाव था। एक नाइट बारिश आ गया, हवा आया, तेज पलट। तो जो लोग हैं वो अभी भी गंडक नदी के इस घाट पर इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद लापता हुई जो 2 बच्चियां हैं वो सकुशल मिल सके। प्रशासन भी लगातार इन बच्चियों की खोजबीन के लिए जुटा हुआ है और स्थानीय प्रशासन को भी यहाँ पर लगाया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर खगड़िया से, जहां मुरकाही थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक जो है वो नदी में ही कूद गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद थाने पर जमकर हंगामा किया गया। मामले में खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए मुरकाही थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर होने वालों में 2 एएसआई, 2 सिपाही और 1 चौकीदार शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मी पर काम में लापरवाही का आरोप लगा है। तो मामले में एसपी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की इसी कार्रवाई से डरकर शख्स नदी में कूद पड़ा और इसी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी और गुस्सा साफ नजर आया। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों पर एक्शन लिए गए हैं, जिनमें आपको बताते चलें कि 2 एएसआई, 2 सिपाही और 1 चौकीदार शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मी पर काम में लापरवाही का आरोप लगा है। अगली खबर मोतिहारी से, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि टीआरई 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य सरकार हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए छात्रों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। पूरा ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए और जुलाई में हर हाल में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है
और प्रति वर्ष न्यूनतम 20,000 वैकेंसी वो आएगी, न्यूनतम मैं कह रहा हूँ। खबर पटना से, जहां एमएलसी नवल किशोर यादव अधिकारियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। जनगणना को लेकर शिक्षकों के लिए जारी आदेश पर एमएलसी नवल किशोर यादव नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है। कुछ अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उस पर लगाम लगाने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कहना क्या है, गलत है ही आदेश। अभी जनगणना में लोग थे, 12 बजे तक आपने कर दिया, क्लास 12:30 बजे तक लेंगे और उसके बाद जनगणना करेंगे। जनगणना करके खत्म हुआ, 1 तारीख से होगा, तो 1 तारीख से करने की क्या बात है। आप 5 दिन इधर खोल दीजिए, आप फिर 5 दिन उधर छुट्टी बढ़ा दीजिए, और नहीं तो आप छुट्टी के बाद दीजिए। आपका बंधुआ मजदूर है क्या, गुलाम है क्या शिक्षक? इन अधिकारियों के मनोबल थोड़ा बढ़ गया है, उसको ठीक करना होगा। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वो पहुंचे और समीक्षा भवन वो रवाना हो चुके हैं। बिहार की कमान संभालने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भागलपुर में मौजूद हैं और यहां पर विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जिसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। और अब बात एमएलसी चुनाव की, जिसे लेकर मंथन इस वक्त सबसे ज्यादा तेज चलता हुआ। संजय झा के आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है और विजय चौधरी संजय झा के बीच बैठक हो रही है। नीतीश कुमार से मुलाकात कर संजय झा अपने आवास पर पहुंचे। बिहार प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान भी आया, बहुत जल्द जेडीयू उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। बातचीत अपने अंतिम दौर में है। सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निशांत कुमार को एमएलसी उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये हर जेडीयू नेता और कार्यकर्ता की चाहत है। इस बार राज्यसभा चुनाव की तस्वीर दोहराई जाएगी। 10 में से 10 सीट पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होने वाली है। बैठक में ललन सिंह भी मौजूद। सर मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, एमएलसी का चुनाव होने वाला है और कई तरह की चर्चा है। इस बार कैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल रही है जेडीयू से? नहीं, उम्मीदवारों को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है। उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। अभी तो बात यह है कि हम लोग जो है जिस तरह एनडीए के 5 सीट हम लोग राज्यसभा में चुनाव जीता है, उसी तरह हम लोग जो है यहाँ 10 सीट चुनाव विधान परिषद का होने जा रहा है, जिसमें एक उपचुनाव भी होगी और 9 सीट जो है 2 वार्षिक चुनाव होना है। तो इसके लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है और 8 जून तक के नामांकन का अंतिम तिथि भी है, तो जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही एनडीए इसको सार्वजनिक करेंगे। तो 10 सीट पे चुनाव होने वाला है, क्या उम्मीद है? उम्मीद हमने तो कहा पहले ही कि जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, जेडीयू की तरफ से कौन सा समीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि जेडीयू के जातीय समीकरण में कुछ हटके होता है और क्षेत्रीय समीकरण भी होता है। नहीं, इसको सार्वजनिक करेंगे। नेता जब तय कर देंगे, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होती है, हो रही है। जब नेता तय कर देंगे तो सार्वजनिक किया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। मतलब समीकरण पे मतलब कोई तो समीकरण होगा कि वही समीकरण पे आएंगे आप? नहीं, समीकरण क्या है, सब चीज का ध्यान रखा जाएगा। सामाजिक समीकरण को तो ध्यान में रखा ही जाता है और नेता तय करते हैं। तो नेता जब तय करेंगे तो मैं आपको मीडिया के साथी को ब्रीफ सार्वजनिक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन निशांत कुमार के बारे में एक बड़ा इशारा कर दिया है कि एमएलसी के एक उम्मीदवार निशांत कुमार हो सकते हैं, चूंकि बिहार सरकार में मंत्री और 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना है। तो जाहिर सी बात है निशांत को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन बाकी के उम्मीदवार कौन होंगे, इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मन की बात के 134वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का हौसला बढ़ाया और कहा कि लोग
देश हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने हमारे जाबाज खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश के एथलीट हर मैदान में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो हमारी अद्भुत युवा प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। देश के विकास में किसानों, युवाओं, खिलाड़ियों के योगदान को सबसे अहम बताते हुए इसके साथ ही देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को अपना विशेष ख्याल रखने और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मौसम में खुद को हाइड्रेट रखें, सुरक्षित रखें। आम पन्ना, लस्सी, सत्तू जैसी देसी चीजों का खूब इस्तेमाल लोगों की तरफ से होना चाहिए। सीएम सम्राट का न्यूज़ 18 पर भरोसा। न्यूज़ 18 पर देखिए पीएम के मन की बात। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का जलवा बरकरार। दर्शकों का प्यार न्यूज़ 18 के साथ। खबरों की दुनिया में हम सबसे विश्वसनीय। हर तरफ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डंका। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 पर प्रसारित कार्यक्रम को देखा और पीएम के चर्चा किए गए विषयों को ध्यान से सुनते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश सुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। नेशनल रिकॉर्ड बगहा के रामनगर में मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ न्यूज़ 18 के माध्यम से इस प्रसारण को देखा। पीएम मोदी के विकास, युवा शक्ति और नवाचार पर विचार साझा किए गए और मंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम समाज को नई प्रेरणा देता है। हमारे पर्व त्योहार धूप में अगर निकलना, प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को मन की बातों को शेयर करते हैं और मन की बात में कही गई बातें देश भर की जुड़ी घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं से ओतप्रोत होता है। मन की बातें बहुत सारी जानकारियों को दे जाती हैं। मन की बातें आदमी को निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। गोपालगंज के जेठू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं और बताया यह भी जा रहा है कि बिहार सरकार ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलवा गांव में 16 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी है। इस केस में विधायक, उनके भाई समेत 7 लोग नामजद हैं। आरोप है कि जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश और विरोध करने पर धमकी दी गई। अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई तय करेगी। तो विधायक समेत 7 लोग इसमें नामजद हैं। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप और इसी मामले में अब ये मुश्किल जो है पप्पू पांडे की बढ़ती हुई नजर आती है। 16 एकड़ जमीन का विवाद जिसे लेकर ये मुश्किल का सामना करते हुए जेठू विधायक। गोपालगंज के जेडीयू विधायक बाहुबली अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। भू माफियाओं को संरक्षण देने के मामले में पप्पू पांडे पर दर्ज केस को बिहार सरकार ने जांच के लिए सीआईडी को सौंप दी है और अब इस मामले की जांच बिहार सीआईडी करेगी।
बता दें कि गोपालगंज के कुचायकोट थाने में अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी समेत 7 लोगों के विरुद्ध भू माफियाओं को संरक्षण देने और 16 एकड़ जमीन को अवैध कब्जा करने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था और इसी मामले को लेकर गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अग्रिम जमानत को लेकर राज्यसभा के सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन जमानत अब तक नहीं मिल सकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से विधायक को राहत मिली है और अब ये खबर आ रही है कि राज्य सरकार ने इस केस को सीआईडी को जांच के लिए सौंप दिया। इससे पहले जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का केस भी सरकार ने सीआईडी को जांच के लिए सौंप दिया है। तो गोपालगंज के मीरगंज और कुचायकोट थाने में दोनों बाहुबली विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज था, लेकिन अब दोनों केस को सरकार ने जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच के बाद इन दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ती है या फिर इन्हें राहत मिलती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगली खबर आरा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। संदेश थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पास एक खेत में भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। ग्रामीणों ने खेत में दवाइयों का ढेर देखा और सूचना तुरंत प्रशासन को दी गई। कहा जा रहा है कि ये दवाइयां सरकारी अस्पताल की हो सकती हैं, जिन्हें मरीजों को मुफ्त में बांटने के लिए रखा गया था। घटना के बाद पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। फूड सेफ्टी यूनिट की तरफ से पटना में स्ट्रीट फूड वेंडरों को खाद्य पदार्थों की बिक्री, हाइजीन, फूड सेफ्टी नियम और लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में होटल और कैंटीन संचालक शामिल हो रहे हैं और फूड सेफ्टी अधिकारियों से बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका मकसद है लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना। के स्ट्रीट फूड वेंडरों को स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेंड करने का अभियान शुरू कर दिया है और एक होटल में ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देख सकते हैं पटना के तमाम जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या अन्य जगहों पर एक तरह से दुकान चलाते हैं, उनको अब जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर पटना है, इसके साथ साथ एजेंसी के जो ट्रेनर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और कई होटल संचालक भी यहाँ आए हैं, ताकि जो रजिस्ट्रेशन से लेकर जो एक तरह से शुल्क की जानकारी हो, लाइसेंस की जानकारी हो, सभी को दी जा सके और फूड सेफ्टी को लेकर लोग जागरूक हो सकें। सबसे पहले बातचीत करेंगे, मुकेश कश्यप हैं पटना के फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये अभियान कब तक चलेगा? ये जब तक हम लोग खाद्य व्यापारी को प्रशिक्षित नहीं कर देंगे तब तक ये अभियान जारी रहेगा। 100% फूड वेंडर को ट्रेन करने का अभियान चलाया गया है और कई एजेंसी को हायर किया गया है इस प्रशिक्षण के लिए। और सबसे बड़ी जानकारी देने वाली बात है, जो हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उन्हें फूड सेफ्टी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। क्या मिल रहा जानकारी आप लोगों? मेरा अच्छा मिला, हमको बताया गया कि इसमें ये है, जो परेशानी बताया गया, सब अपना सुविधा बताया। रेल को अगर सुविधा होगी तो हम लोग को भी सुविधा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शीला देवी है, अमित कैंटीन पे। जी बताइए मैडम, अभी ट्रेनिंग में आई हैं आप, क्या सब जानकारी मिली? साफ सफाई का जरूर ख्याल रखें और हाइजेनिक फूड से मतलब थोड़ा सही करके रखिए और यही कि अच्छा व्यवहार कस्टमर के साथ रखिए। आपके व्यवहार से आते हैं, आपके साफ सफाई के देख के आते हैं लोग। सारी चीज़ों का बढ़िया से ध्यान रखिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। लोगों का जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। लोगों को मतलब बहुत चीप रेट में बहुत अच्छा क्वालिटी का सेफ फूड मिले। बदलते जमाने के साथ लोगों का पसंद भी बदल चुका है, ऐसे में स्ट्रीट फूड पहली पसंद है लोगों की। तो अब कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने एक तरह से बीड़ा उठाया है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें हम ट्रेंड करें और ट्रेंड करने के बाद अगर स्ट्रीट वेंडर ट्रेंड होते हैं तो जागरूक कस्टमर भी होंगे। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भागलपुर दौरा, जिसमें विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और कई विभाग के अधिकारियों के साथ ही समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ से ज्यादा के 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसका उद्घाटन करने मैं फिर भागलपुर आऊंगा। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और दूसरी तस्वीर जहां पर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तीसरी तस्वीर निरीक्षण के बाद यहां से रवानगी की, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन करने के लिए वो खुद यहां पहुंचेंगे। नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू हो, और दूसरा जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जिले वासियों को कई सारी सौगात भी दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने 302 करोड़ रुपयों की लागत से 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही साथ समीक्षा भवन में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भी समीक्षात्मक बैठक की है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है कि विक्रमशिला सेतु को 30 नवंबर से पहले पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा और फिर से एक बार विक्रमशिला सेतु अपने पुराने रूप में लौटने वाली है। ये तो बड़ा दावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में किया है। बहरहाल जो है विक्रमशिला सेतु पर 8 जून से पहले वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी, लेकिन 30 नवंबर की एक डेडलाइन तय की गई है कि विक्रमशिला सेतु पूरी तरह से दुरुस्त कर इसे फिर से पुराने रूप में चालू किया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अगली खबर दानापुर से, जहां बिहार रेजिमेंट केंद्र में अग्निपथ योजना के तहत 7वें बैच के 1025 अग्निवीरों की पासिंग आउट जो परेड है वो देखिए आयोजित की गई। 24 सप्ताह का कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। शपथ तिरंगे और विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर दिलाई गई। परेड का निरीक्षण सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया और उनके माता पिता को भी गौरव पदक प्रदान किया गया। ये हमारा रेजिमेंट का 7वां बैच है अग्निवीर का। आज बिहार रेजिमेंटल सेंटर से 1045 अग्निवीर पास आउट होके भारतीय सेना में यंग सोल्जर्स हमारी रेजिमेंट में बनने जा रहे हैं। देखिए, इनका ट्रेनिंग का जो समय है 24 सप्ताह की, ये बहुत मेहनत, कड़ी लगन, ईमानदारी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग किया है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की अब मोहलत दी गई है। उन्हें 15 दिनों में 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करना होगा। इससे पहले राबड़ी देवी ने बंगला था उसको खाली करने से इनकार किया था। भवन निर्माण विभाग और जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी से 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का अनुरोध किया था। अब इस मामले में 15 दिनों के बाद ही किसी तरह का कोई भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला मिला था। उन्हें लंबे समय से यह आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इसे लेकर उन्हें कई बार नोटिस तक दी गई। इसके बाद राबड़ी देवी ने खुले तौर पर कहा कि वो इस आवास को खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फोर्स को भेजकर बंगला खाली करा लें, लेकिन हम ये बंगला खाली नहीं करने वाले। तो अब इसी बंगले को खाली करने के लिए राबड़ी देवी को 15 दिनों की मोहलत देने के मामले में आरजेडी ने अपनी नेता राबड़ी देवी के साथ खड़ा होना बताया। उनका यह भी कहना है कि राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं और इस आवास को खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि किस नियमावली के तहत उप मुख्यमंत्री के नाम से अलॉट 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बना लिया गया।
इधर राबड़ी देवी के हठ और आरजेडी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर कुमार ने पलटवार किया है। हालांकि इस बीच कांग्रेस भी राबड़ी देवी के समर्थन में उतर आई है। नियम कानून का बात कर रहे हैं। 5 देश रत्न मार्ग आवास जो डिप्टी सीएम के लिए अलॉटेड था, वो किन नियम के तहत मुख्यमंत्री आवास में शामिल करा लिया गया? बिहार के मुख्यमंत्री को दिल्ली में किस हैसियत से आवास मिला है? देवेश चंद्र ठाकुर जी किस हैसियत से यहाँ आवास रखे हैं? जीतन राम मांझी जी किस हैसियत से यहाँ आवास रखे हैं? इस तरह के दर्जनों उदाहरण है। ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है कि आप जिसको चाहें आप अपने कुटुंब को, संबंधी को, रिश्तेदार को और सरकार के लोगों को सरकारी आवास अलॉट कीजिएगा। और जो लोग लीगल हैं, जो लोग उसके लिए कैबिनेट प्राप्त जो दर्जा प्राप्त राबड़ी देवी जी हैं, उनके लिए ये आवास नहीं रहेगा। भवन